टू सिरन। मैं हूं सुशांत और इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हमने शुरुआत किया था कि प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, लाइफ कैसे बनता है, कौन से प्रोसेस होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करते हैं। उसके बाद हमने प्रोसेसेस को पढ़ना चालू किया जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, मतलब फूड लेने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। उस न्यूट्रिशन में फिर आगे दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने बनाई, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम मेनली पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि प्लांट्स, मेनली प्लांट्स, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर मेनली प्लांट्स की हम बात करें तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर वो सॉइल से लेते हैं, और कोई एलिमेंट हो गए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, ये सब सॉइल से लेते हैं, वाटर सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कभी कभी दूसरे बैक्टीरिया बनाते हैं, प्लांट से वो अटैच रहते हैं रूट से, लाइकन में भी। और क्या होता है कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए प्लांट डिपेंडेंट है बाहर पे, वाटर पे, सॉइल पे और कुछ ऑर्गेनिजम्स पे, पर मेनली उसका मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट वो खुद से फुलफिल करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि कार्बन आइटम होते हैं C6 और ग्लूकोज में भी कितने कार्बन आइटम होते हैं, 6। इसका मतलब रिएक्शन अगर हम देखें, CO2 सिंपल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है, ये बना देता है आपका ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट करता है, जो हम सांस लेते हैं वही ऑक्सीजन ये लिबरेट करता है, और वाटर बन जाता है। ये मैंने बैलेंस नहीं की है, बैलेंस वाली पहले लेक्चर में आपको बताई थी। तो ये स्कीम है फोटोसिंथेसिस का सिंपल। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देख लिया कि ये रिएक्शन बेसिकली चल रही है, सिंपल कंपाउंड को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सिंपल कंपाउंड को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रोसेस में हमने पढ़ा कि 3 चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2। फिर यदि किसी ने, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कैसे आप प्रूफ करेंगे कि इसकी एसेंशियलिटी आपको कैसे पता चली, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। तो उसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था इसमें, ठीक है, कि CO2 कैसे प्लांट लेता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो नेसेसरी इविल है या अनअवॉइडेबल इविल है। फिर हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट वेराइगेटेड लीफ। वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था क्लोरोफिल का जरूरी होना। जैसे मनी प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो ग्रीन थे और कुछ थे जो येलो थे या नॉन ग्रीन पार्ट। तो एक्सपेरिमेंट में स्टार्च टेस्ट के बाद स्टार्च वहीं प्रेजेंट था जहां पहले ग्रीन पार्ट था, और ग्रीन पार्ट मतलब क्लोरोफिल था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जहां क्लोरोफिल होगा वहीं क्लोरोफिल, लिखिए, जहां क्लोरोफिल वहीं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का क्या, क्लोरोफिल। साथ में एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कुछ होते हैं, पर मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जहां प्रेजेंट होगा वहां पर ही फोटोसिंथेसिस होगा। तो जहां क्लोरोफिल वहीं फोटोसिंथेसिस। तो वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या किया, एक प्लांट लिया जैसे मनी प्लांट, पोथोस इसका साइंटिफिक नेम है, और उसे डार्क में रखा कि पहले से जितना स्टार्च बना है वो प्लांट कंज्यूम कर ले, क्योंकि डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सनलाइट जरूरी है। वो एक्सपेरिमेंट, सनलाइट जरूरी है, ये एक्सपेरिमेंट मैं भी आगे समझाऊंगा। तो अभी के लिए मान लीजिए सनलाइट जरूरी है, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं। तो बाकी 2 फैक्टर मैं मान के चल रहा हूं कि कोई चेंज उसमें नहीं है, वो प्लांट को भरपूर मात्रा में मिल रही है, जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट है सनलाइट का और CO2 का वो प्लांट को मिल रही है। हम स्टडी कर रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में, इसका हम अमाउंट चेंज करेंगे। तो येलो पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है और ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, ये हमें पता है पहले से। हमने क्या किया, प्लांट को रखा डार्क में कि जितना भी स्टार्च कुछ दिन के लिए, कुछ एप्रोप्रिएट टाइम के लिए डार्क में रखा कि जितना भी स्टार्च पहले बना हो वो खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए,
कि स्टडी पीरियड के दौरान ये स्टार्च अगर बने तो उसे टेस्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा भरोसा करने लायक होगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए उसे पहले डार्क में रखा, स्टार्च कंज्यूम कराया गया पूरा। फिर कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रखा गया। लाइट में रखा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। फिर उसका टेस्ट किया, बीच में हमने उसे बॉइल वाटर में डाला कि और स्टार्च फिर ना बने, अल्कोहल में इमर्स किया, फिर उसको अच्छे से रिंस किया, धोया, और फिर उसमें आयोडीन से स्टार्च टेस्ट किया। और मैंने बताया था कि जब भी स्टार्च टेस्ट आप करेंगे आयोडीन के साथ, तो जो कलर है सॉल्यूशन का, अगर उस सॉल्यूशन में स्टार्च टेस्ट क्या है, अगर एक सॉल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट है और आप उस सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन में चेक करना है वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, देन यू हैव टू पुट आयोडीन। उस सॉल्यूशन में आप आयोडीन डालिए, उस सॉल्यूशन में जिसमें आपको पहचानना है या पता लगाना है कि स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्यूशन का रंग कलर बिकम्स ब्लू इंडिगो, या ब्लू के अराउंड जो वीबीआर आप पढ़ेंगे, व्हाइट इंडिगो ब्लू, इसी के अराउंड आपको कलर मिलेगा। तो ब्लू कलर मैंने लिख दिया, एक नॉर्मल कलर ब्लू हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है किस एरिया में, जिसमें ग्रीन था पहले। तो यहां से ये कंक्लूजन निकालेंगे क्लोरोफिल जरूरी होता है। इसमें मैंने क्लोरोफिल, बाकी दोनों एसेंशियल चीजें थी, आयोडीन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, उसे मैंने फिक्स्ड रखा था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि CO2 को चेक करेंगे। इस बार मैं क्लोरोफिल को फिक्स रख रहा हूं। मैं मान रहा हूं क्लोरोफिल से एसेंशियल है, काम करता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के कारण ही होता है और सनलाइट के कारण भी होता है। अब हम CO2 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा आपके एनसीईआरटी में लिखा है, मैं उसके एक अल्टरनेटिव मेथड ही बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है पहले उसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या किया है, 2 प्लांट्स लिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये प्लांट है, ये 2 प्लांट है, ठीक है। इन 2 प्लांट्स में क्या किया है, वही इन्हें डार्क में रखिए कि पूरा स्टार्च यूज अप हो जाए, ठीक। फिर एक्सपेरिमेंटल पीरियड में ही स्टार्च बने, उसी को हम टेस्ट करें तो यूज अप हो जाए, डार्क में रखा। उसके बाद क्या किया, दोनों को सनलाइट में रखा और एक और एक्सपेरिमेंटल चीजें इसमें ऐड की कि इन्हें एक बेल जार में रख दिया, बेल जार, और वैसलीन अप्लाई कर दिया। वैसलीन इसीलिए अप्लाई किया कि जो ये कंटेनर है, बेल जार का जो कंटेनर है वो एयर टाइट हो जाए, मतलब अंदर से बाहर एयर नहीं जा सके और बाहर से अंदर एयर ना आ सके, ठीक है। अंदर से बाहर एयर ना जाए, ना बाहर से अंदर एयर आए, इसको एयर टाइट कर दिया। इसका मतलब यही है कि ये एयर टाइट है, ठीक है। और एयर टाइट करने से पहले किसी एक प्लांट में मैंने एक भी कोई भी प्लेट में, वॉश प्लेट, डिश प्लेट में मैंने KOH सॉल्यूशन रख दिया, या ऐसा कॉटन रख दिया जो KOH सोक्ड हो, जिसमें KOH प्रेजेंट हो। कुल मिला के बेल जार जो है कंटेनर के अंदर कि एक किसी में KOH प्रेजेंट हो। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, कहीं भी आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स में, बायोलॉजी में, तो ये एक ही चीज करता है। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि ये CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ऑब्जॉर्ब CO2। जिस इन्वायरमेंट में होगा उस इन्वायरमेंट के CO2 को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और एम्बिएंट, अपने सराउंडिंग में CO2 को रहने, फ्री CO2 को रहने नहीं देगा, ठीक है। हमने डार्क में रख के पूरा स्टार्च इसका खत्म कर दिया। अब और ये सेटअप बना लिया कि एक में तो KOH डाल रखा है एक कंटेनर के अंदर, एक को ऐसे ही छोड़ा है, और ये जो है ये ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट इसमें आ सकती है अंदर कंटेनर के अंदर। बेल
शेप है इसलिए इसे कहा गया बेल जार। ठीक है ये। तो आगे का एक्सपेरिमेंट अब सुनिए कि सनलाइट में दोनों को सनलाइट में रखे कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, जैसा एक्सपेरिमेंट का नीड है। उसके बाद क्या किया गया कि स्टार्च टेस्ट करेंगे, लीफ निकाल के दोनों का अलग अलग स्टार्च टेस्ट होगा। तो ये ऑब्जर्व होता है कि इस वाले में जिसमें KOH प्रेजेंट है, KOH, उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता है, नो स्टार्च फॉर्म्ड। और इस वाले में स्टार्च बनता है। फिर इसका रीजन क्या देंगे हम, आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे सिंपली ये कहेंगे कि क्योंकि KOH प्रेजेंट है और उसने इस बेल जार के अंदर के एनवायरनमेंट या इसके एम्बिएंट एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट में जितना भी CO2 था उसे ऑब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लांट के लिए यूजेबल CO2, जो प्लांट CO2 यूज कर सके, वो CO2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर जितना CO2 है उतना प्लांट को जितना चाहिए उतना है। ठीक है। तो यहां CO2 न होने के कारण स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, यह भी हो सकता है। यही है। पर आप पूछेंगे कि सनलाइट और क्लोरोफिल, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी दोनों जो क्राइटेरिया मैंने उन्हें फिक्स कर दिया है। सनलाइट मिल रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, और क्लोरोफिल प्लांट की लीव्स ग्रीन है तो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है। तो मैं सिर्फ CO2 के लिए पढ़ रहा था, तो एक्सपेरिमेंट हो गया CO2 की एसेंशियलिटी के लिए। ठीक है। स्टार्च टेस्ट में वही होगा, स्टार्च टेस्ट आप फिर करेंगे लीव्स पिक करके, इनकी स्टार्च टेस्ट वैसे ही होगा जैसे वैराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। तो ये हो गया किसकी चेक करने की एसेंशियलिटी, CO2 की एसेंशियलिटी चेक करने की, ये किया गया। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, और आपके NCERT में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। अब एक और एक्सपेरिमेंट है सनलाइट के लिए। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट है जो आप शायद तक हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। है बेसिक प्रोसीजर वही है, पर थोड़ा हमने इतना जो एक्सपेरिमेंटल चीजें की वो अलग अलग दो प्लांट्स, अगर आप दो प्लांट्स को लेंगे तो स्टडी थोड़ी कम्बरसम, ट्रबलसम हो जाएगी। ठीक है। तो एक ही प्लांट पे सेम टाइम में करने का तरीका ये है कि आप एक प्लांट लीजिए, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड में बता रहा हूं। ठीक है। ये प्लांट, ठीक, इसमें लीव्स होंगी। ठीक है। मान लीजिए ये एक लीव्स ले ली मैंने, ये लीफ ऐसे ली, मान लीजिए ये लीफ है प्लांट में। अब दो अलग अलग प्लांट्स लेके एट अ सेम टाइम दो अलग अलग प्लांट को क्या करना पड़े, भले से वो दोनों एक ही स्पीशीज को, एक ही टाइप के हों, पर दो अलग प्लांट्स को स्टडी तो करना पड़ेगा। तो उसे थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ये एक और मेथड है कि क्या किया जाए, ये जो प्लांट है उसमें एक लीफ में ही स्टडी कर लिया जाए। एक बीकर लें, ठीक है, ये उससे एक लीफ को, जो लीफ अंडर ऑब्जर्वेशन है, मैंने वही किया, डार्क में इस प्लांट को रखा कि सारा स्टार्च यूज हो जाए। फिर उसी में मैंने ये सेटअप बनाया कि लीफ के आधे पार्ट को तो मैं बीकर के अंदर रखूं, और फिर यहां पर मैं वैसलीन पुटअप कर दूं या कुछ ऐसा अपैरेटस जिससे ये एयर टाइट हो जाए, रबर से मैं बांध दूं और वैसलीन अप्लाई कर दूं। ठीक है। तो क्या होगा, ये एयर टाइट हो जाएगा। ये जब एयर टाइट हो गया तो अंदर का एयर ना बाहर जाएगा ना बाहर से एयर अंदर आएगा, और अंदर मैं कॉटन रख दूं जो KOH सोक्ड हो, मतलब KOH अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसे पूरे पैरेटस को उठाकर सनलाइट में रख दूं। कुछ देर बाद फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा क्योंकि सनलाइट में है। सनलाइट और क्लोरोफिल फिक्स है, और क्लोरोफिल भाई ग्रीन पार्ट ये भी है प्लांट का, लीफ का, और ग्रीन पार्ट ये भी है, तो क्लोरोफिल दोनों में है। और सनलाइट पूरे लीफ पे पड़ रही है क्योंकि ये बीकर जो है ट्रांसपेरेंट है। तो बाकी दो तो फिक्स हो गए। CO2 के बारे में समझना है। तो अगर ये एयर टाइट है, यहां बाहर से अंदर बाहर कुछ भी एयर का आदान प्रदान नहीं हो सकता, या कोई भी सब्सटेंस का अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये इस इन्वायरमेंट के अंदर जो ये माइक्रो इन्वायरमेंट बना है बीकर के अंदर,
KOH इस माइक्रो एनवायरनमेंट से CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, पूरे CO2 को। मैं अंदर लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। KOH पूरे CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और यहां पर फ्री CO2 नहीं बचेगी। तो लीफ का ये पार्ट जो कि इस बीकर के साथ, बीकर के अंदर है, एयर टाइट है, तो वहां सनलाइट भी मिल रही है और क्लोरोफिल भी है, पर CO2 ना होने के कारण स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा जब मैं आगे स्टार्च टेस्ट करूंगा। और यहां पर जो ओपन में है, बाहर खुले में है, वहां पर स्टार्च फॉर्मेशन होगा। तो तीन ही चीज की एसेंशियलिटी होती, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2। सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों को मिल रहे हैं, बस एक चीज नहीं मिल रही है, वो क्या, CO2 नहीं मिल रही है, उसी के कारण स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये उसका अल्टरनेटिव मेथड है। अब एक और बच जाता है, वो है सनलाइट के लिए। सनलाइट के लिए बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर मैं उसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूं। सनलाइट में आप देखेंगे तो सनलाइट के लिए भी पिछले एक्सपेरिमेंट जैसा ही कुछ है। उसमें भी आप क्या करेंगे, एक प्लांट लीजिए, ठीक है, ये प्लांट, दोबारा से वही लीफ लीजिए, एक प्लांट को डार्क में रखिए कुछ टाइम के लिए, पूरा स्टार्च कंज्यूम हो जाए। फिर ऐसा apparatus सेट कीजिए कि एक ब्लैक पेपर, इस पर लीफ पे आप लगा दीजिए ब्लैक, ठीक है। ब्लैक पेपर आपने लगाया तो क्या होगा, और ये किसी टेस्ट ट्यूब या किसी एक्सपेरिमेंटल जगह पे नहीं है, ओपन में है, बस मैंने इस पे एक ब्लैक पेपर रख दिया, इस पार्ट पे, इसको पूरा कवर कर दिया और ऐसे कवर किया कि सनलाइट इस पार्ट के लिए, ये जो शेडेड पार्ट है उसमें सनलाइट ना आए, ठीक है। अब देखिए क्राइटेरिया तीन चीज की थी, सनलाइट की, हमने तीन चीज की क्राइटेरिया ली, क्लोरोफिल की और CO2 की। अब बताइए, हर पार्ट ग्रीन है, जो ये मैंने ढका है ये पार्ट ब्लैक पेपर से, जो यहाँ पे शेडेड पार्ट है उसमें भी क्लोरोफिल तो है, वो ग्रीन तो है, मैंने बस ब्लैक किसी पेपर से उसे ढका हुआ है, और क्लोरोफिल है वहां पे, और CO2 तो है ही, क्योंकि मैंने कहीं क्लोराइड सॉल्यूशन आसपास नहीं रखा, ये ओपन एयर में है, तो CO2 पर्याप्त है। बस हमें पढ़ना है सनलाइट के बारे में। जब ये सनलाइट में रहेगा प्लांट, तो ये एरिया में CO2 है, क्लोरोफिल भी है और सनलाइट भी है, क्यों, क्योंकि ये ओपन है, कहीं से भी ढका नहीं है। इस एरिया में CO2 है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, पर ये शेडेड एरिया में, ये एरिया में, इस एरिया की मैं जब बात करूं तो क्लोरोफिल तो है इसमें, प्लांट में वो इनबिल्ट है, CO2 एनवायरनमेंट में भी है। मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिसके कारण CO2 मैं हटा सकूं, वैसा कोई अपैरेटस मैंने नहीं रखा है, बस इसमें सनलाइट ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, क्लोरोफिल है, CO2 है, सनलाइट नहीं है। अब जब मैं इसका स्टार्च टेस्ट करूंगा तो ये पता चलेगा कि यहां पर स्टार्च भी नहीं है, स्टार्च नहीं है, स्टार्च इस एरिया में नहीं है। और अगर स्टार्च इस एरिया में नहीं है तो इन तीनों में से कौन सा एब्सेंट है, सनलाइट, और इन तीनों में से सनलाइट एब्सेंट है और स्टार्च भी एब्सेंट है। तो ये इंप्लाई यही करता है कि सनलाइट इज एसेंशियल। किसके लिए एसेंशियल है, फॉर फोटो सिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट नहीं है, पर उसने एक क्वेश्चन के रूप में, जहां आप CO2 के लिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे दो प्लांट को लेके, जस्ट उसी एक्सपेरिमेंट टेबल के नीचे वाली लाइन में है कि क्या हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सनलाइट भी प्रूफ हो जाए कि सनलाइट भी जरूरी है। तो ये वो सिमिलर एक्सपेरिमेंट ही है, जैसा मैंने आपको एक पहला CO2 के लिए अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट बताया था, ठीक है। तो प्लांट के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला पैराग्राफ जो है, जो डेमोन्स्ट्रेट का जो एग्जांपल है, डेमोन्स्ट्रेट वाला जो पेज है एनसीईआरटी में, वो है 97, जिसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा CO2 वाला, और उसी के नीचे पूछा गया कि क्या हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया। 97 पेज पे ही आगे पैराग्राफ में वही है जो मैंने आपको पहले ही इस लेक्चर की शुरुआत में बताया है
कि प्लांट एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद से कर सकता है, तभी तो उसका नाम ऑटोट्रॉफ है। पर कुछ चीजों के लिए वो डिपेंडेंट है बाहर के एनवायरनमेंट पे। जैसे वाटर के लिए प्लांट डिपेंडेंट है, वाटर के लिए डिपेंडेंट है सॉइल पे, सॉइल से वाटर मिलता है प्लांट को, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जो भी एलिमेंट न्यूट्रिटिव मिनरल्स प्लांट को चाहिए वो भी सॉइल से ही मिलता है। CO2, CO2 जो है वो कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। और कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिज्म से मिलते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है, जैसे हमने पढ़ा था लाइकन में फंजाई एल्गी दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में है, ठीक है। और वो अगर प्लांट से जुड़े, माइकोराइजा पढ़ा था, तो वो सब क्या है, वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्लांट की न्यूट्रिएंट सप्लाई को ही बेहतर करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया प्लांट्स के बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। जो अगला आता है वो अगला है आपका हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। तो हमने शुरुआत में जो डिफरेंस पढ़े थे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो जो खुद का फूड सिंथेसिस कर सकें, हेटेरोट्रॉप्स वो जो दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है। अब किस टाइप का ऑर्गेनिज्म का फीडिंग हैबिट है या वो किस चीज पर फीड करता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो क्या न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स का, कैसे फीडिंग हैबिट है, वो सब डिपेंड करता है कौन से प्लेस पे वो रहता है, ठीक है। उसका फूड किस प्रकार का है, टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड, ठीक है। प्लेस, टाइप ऑफ फूड, प्लेस का मतलब किस एरिया में रहता है, डेजर्ट में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, या कोई भी अर्थ पे एरिया डिफरेंट टाइप्स के वहां पे रहता है। उसका फूड किस प्रकार का है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है। और मान लीजिए ऐसा कि किसी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है हर्बीवोरी के लिए या हेटेरोट्रॉफी के लिए, जैसे फंजाई या एनिमल्स ही, जो भी हेटेरोट्रॉप है उनमें वो मशीनरी ही नहीं है, बॉडी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि वो खुद का फूड बना सके। प्लांट्स में वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है खुद का फूड बनाने के लिए, तो वो ऑटोट्रॉपी को चुनते हैं। पर इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं है कि वो खुद का फूड सिंथेसिस कर सके, तो वो हेटेरोट्रॉफी को चुनते हैं। प्लेस हो सकता है ऐसा प्लेस जहां पर क्या हो, ऑटोट्रॉप्स बनाने के लिए पर्याप्त सनलाइट ना हो, CO2 ना हो, या हेटेरोट्रॉप्स में ही और अंदर आप जाएंगे तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स मिलते हैं। तो ऐसे जगह जहां पर हर्बीवोर्स के लिए प्लांट हो ही ना, तो वहां हर्बीवोरी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, वो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर नहीं हो सकते। पर जहां प्लांट्स हो, उन्हें खाने वाले एनिमल्स हो, तो वहां कार्निवोर्स भी होंगे, ठीक है। और हर्बीवोर्स दोनों। पर जहां प्लांट्स ना हो, सिर्फ एनिमल्स हो, वहां कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट। और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसपे कि अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या क्या कैटेगरीज बनती हैं? हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट होता है, और वो अडेप्ट इसी तरह होता है कि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन देख सके या कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब फूड कैसे ऑर्गेनिज्म ले सके, फूड जब ऑर्गेनिज्म ले तो वो लेने की प्रक्रिया के अनुसार उसके ऊपर भी हेटेरोट्रॉप्स में डिवीजन हो सकते हैं। जैसे कि मेन एक डिफरेंस हेटेरोट्रॉप्स में आता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पहले डाइजेशन करता है, पहले डाइजेशन, पहला उसका प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन लेने में डाइजेशन, फिर आता है इंजेशन। डाइजेशन मतलब जो ब्रेक डाउन करेगा, प्लांट ने क्या किया, सिंपल सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस बनाना। तो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के बाहर ही कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स
छोड़कर अपने फूड का डाइजेशन बॉडी के बाहर करे, ठीक है, और फिर इंजेक्शन करे। ये एक टाइप हो सकता है, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्टिव या ऑस्मोट्रॉप्स। और एक होते हैं दूसरे जो पहले इंजेक्शन करें, जैसे हम फूड को पहले डाइजेस्ट नहीं करते हैं, पहला फूड जैसा मिलता है वैसा हम इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर बॉडी के अंदर हम उसका डाइजेशन करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में और दो प्रोसेस हो सकते हैं, हर्बीवोर कार्निवोर। तो हमने पढ़ा है कि अगर आप प्लांट प्रोडक्ट्स पर रहें, फूड सस्टेन करें आप खुद के लाइफ को प्लांट प्रोडक्ट्स खा के, उससे न्यूट्रिशन लेके, तो आप होंगे हर्बीवोर। और अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म एनिमल पर आप फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल्स को बनाएं तो आप कार्निवोर होंगे। ये एक डिफरेंट बात है, अलग बात है। एक और जो है वो आता है कि पैरासाइट और प्रेडेटर। पैरासाइट और प्रीडेटर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। आज का यही टॉपिक है कि पैरासाइट और प्रीडेटर क्या है। पैरासाइट क्या होते हैं, वो जो दूसरे के बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, दूसरे को होस्ट बनाकर रहते हैं, और दूसरे के बॉडी के इन या ऑन, या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के बाहर रहते हैं, और उस पर आश्रित रहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, वो होते हैं पैरासाइट। वो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं, ठीक है, ये डिपेंड ऑन होस्ट। पैरासाइट जो होस्ट पे डिपेंड करें और उनकी बॉडी सरफेस पर रहें, या तो बॉडी सरफेस पे रहें या और इनसाइड बॉडी रहें। मतलब होस्ट और पैरासाइट के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट है, होस्ट और पैरासाइट के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो पैरासाइट, ये पैरासिटिज्म होता है, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ही आता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे पर डिपेंड है, अपने होस्ट पर ये डिपेंड करते हैं, या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी पर रहेंगे। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है फंक्शनली, पर देखने से लायन डियर एक साथ नहीं रहते हैं, या डियर लायन के ऊपर रहे, लायन डियर के ऐसे नहीं होता है, वो अलग अलग, उनका हैबिटेट थोड़ा सा अलग हो सकता है, उनकी इमीडिएट इन्वायरमेंट अलग हो सकता है। पर लायन प्रीडेटर वो, जैसे लायन डियर या एक स्पैरो अगर कोई प्लांट का सीड खाती है तो वो भी प्रीडेटर है। प्रीडेटर वो होते हैं जो प्रे को किल करते हैं, किल द प्रे। ये पैरासाइट जैसे इन या ऑन बॉडी सरफेस ऐसा कोई फंडा इनमें नहीं लगता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए हेटेरोट्रॉफी के। अगले लेक्चर में हम हेटेरोट्रॉप्स में ही दो और आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स, कि बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भी फूड लेने के तरीके में अंतर आ जाता है। जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ही फूड ले लेते हैं, और मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स अलग से एक सिस्टम डेवलप करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम वही यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन में डिफरेंस कैसे आता है ये पढ़ेंगे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।